रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, इस वक्त आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविशंकर प्रसाद जी। विपक्ष इस बजट पर सरकार को घेर रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि जो जीएसटी के बम्पर कलेक्शन थी, उसके बाद कई लोगों को सर उम्मीद थी कि कुछ टैक्स के बोझ से जो मिडिल क्लास झुका हुआ है उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन क्या ऐसी बड़ी बातें हैं जो आप बताएंगे? और जो विपक्ष का कहना है कि ये जीरो बजट है, आप लोग इसको चौमुखी कह रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे इस बजट को? कौन सा हाई पॉइंट है जिससे वो जो प्रोजेक्टेड विकास दर है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली हम अर्थव्यवस्था बने, वो मुमकिन हो पाएगा? रविशंकर जी। देखिए, विपक्ष तो अपनी बात कहेंगे, उनको तो कभी सरकार में 7 साल में कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ा, और राहुल गांधी जी को तो और दिखाई नहीं पड़ता है, तो छोड़िए उनकी बात। आप देखिए, इस बजट का सबसे बड़ा फोकस क्या है कि कोरोना 2.5 साल से परेशानी, 150 करोड़ लोगों को टीके लगे, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आया, वेंटिलेटर बना, हॉस्पिटल में इतनी जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, इतने इंसेंटिव दिए, इन सबों के बावजूद हम 9.2% ग्रोथ का कमिटमेंट दे रहे हैं और करके दिखाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने बात कही, इतना अधिक खर्चा करने के बावजूद कोरोना के दबाव और महामारी के प्रकोप में हमने जनता के ऊपर कोई करों का बोझ नहीं दिया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं प्रॉपर फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट, कि इतने बड़े 135 करोड़ के देश में इतने लोगों को टीका लगाया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगाया, बाकी व्यवस्था की, पीएम केयर फंड से इतनी चीजें हुई, इसके बावजूद हम लोगों ने जनता पर कोई करों का बोझ नहीं लगाया। ये हमको लगता है इस बजट की सबसे बड़ी एक जो इसका फोकस समझना चाहिए। दूसरी बात है, ये आम बजट नहीं है, वैसे तो बजट है इस साल का। इस बजट का एक फोकस है 75 साल के भारत को हम 100 साल में कैसे ले जाएंगे, और उसके लिए भारत में क्या क्या बनेगा। अब देखिए, 25,000 किलोमीटर सड़कें बने। अब ये बताइए, भारत को एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाए कार्गो के माध्यम से, डेटा को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। एग्रीकल्चर की बात तो आपने बहुत की होगी, एमएसपी उनको दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा। फर्टिलाइजर की बात, मैं कुछ बड़ी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। केन बेतिया रिवर को ही जोड़ने की बात नहीं है, दक्षिण भारत की 5-5 नदियों को जोड़ने का डीपीआर बन गया है। इससे पूरे जो देश के कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब बताइए डिजिटल करेंसी की बात देखिए, आप डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात देखिए। अगर आप मुझे 1 मिनट वक्त दें, थोड़ा मैं आपको अपने आईटी मंत्री के अनुभव से बताना चाहूंगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अंजना जी सही लोग पढ़ते हैं, देश की गिग इकोनॉमी में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है कि भारत में जो ई कॉमर्स बढ़ा है उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है? भारत में ये जो पूरे आपके आजकल होम डिलीवरी सर्विसेज चल रही है, आपको मालूम है इस कोरोना काल में बड़ी बड़ी आईटी कंपनी ने लाखों लोग को अपॉइंट किया, क्योंकि भारत में आईटी का स्कोप डिजिटाइजेशन के कारण बहुत भागा। जब सड़क बंद, हवाई जहाज बंद और रेल बंद, तो डिजिटल माध्यम से देश चल रहा था, ये आपने भी देखा है। तो मेरा खाली कहना है कि ये जो सारी चीजें हैं, अब देखिए पीएलआई में 60 लाख नौकरी की बात है। मैं फिर बताऊंगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक में पीएलआई को हम लोगों ने लाया, पहला आइटम था। 2 मोबाइल फैक्ट्री खाली थी, आज वो 270 है। आपके नोएडा में जहां स्टूडियो है, नोएडा में 93 फैक्ट्री आ चुकी है। आज दुनिया की सारी मोबाइल कंपनी भारत में आ चुकी है, लगभग 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है। तो इस तरह से हम उसको और 19 सेक्टर्स में ला रहे हैं। तो जब इस तरह से नई भारत स्टार्टअप मूवमेंट का इतना बड़ा केंद्र बन गया है, मैं आपके दर्शकों को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि भारत में अभी पिछले साल 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? वो स्टार्टअप जिनका रेवेन्यू रोल ओवर है $1 बिलियन, यानी 7,000 करोड़। वो 25 साल, 30 साल, 35 साल के नौजवान हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो मेरा आज भारत स्टार्टअप में दुनिया का 3rd बिगेस्ट इकोसिस्टम बन चुका है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd बन चुका है। तो मेरा खाली कहने का मतलब क्या है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हाँ एक बात और बोलना भूल गया, डेटा को अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है आज के बजट में। डेटा का मतलब क्या है? भारत दुनिया का बिगेस्ट डेटा सेंटर बनने की संभावना है। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना है। डेटा क्लीनिंग, डेटा इंप्रूवमेंट, डेटा इनोवेशन, तो ये सब जो नई इकोनॉमी आ रही है, इसमें भारत डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात, डिजिटल करेंसी की बात है, तो किसानी भी है,
सड़क भी है, लॉजिस्टिक भी है, क्लीन एनर्जी भी है। इसके साथ साथ भारत को भविष्य में और कहां ले जाना है, उसका एक बिल्कुल रोड मैप इस बजट में है। श्रद्धेय रविशंकर जी, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में ही हर मुद्दे पर लगातार बोली है। अब मुझे अनुमति दे कि मैं जल्दी जल्दी कुछ 3-4 सवाल हैं उस पर जल्दी से। बतौर आईटी मंत्री सर, आपने बात की डिजिटल पुश की, डिजिटल करेंसी को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार रेगुलेटरी कुछ तो नहीं लेकर आती है, रेगुलेशन लेकर, लेकिन वो एक तरह से वैलिडिटी दे देते हैं जब वो 30% टैक्सेशन की बात कर देते हैं उससे होने वाली कमाई पर, 1% टीडीएस पर। इसको किस तरह से देखें सर? एक रेगुलेशन नहीं ले आते जिससे कम से कम लोग इसके झांसे में ना फंसे, उससे वो बच पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप सीधा टैक्स कर ले रहे हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आपने सुना होगा, वित्त मंत्री को सदन में भी बोला गया है, पहले भी बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आरबीआई का डिजिटल करेंसी आरबीआई का है, क्रिप्टो अलाउ करना है कि नहीं, उसके लिए रोज विज्ञापन बड़े बड़े आते हैं, आपके यहां भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने फैसला नहीं किया है। क्योंकि क्रिप्टो को लेकर के लैटिन अमेरिका का मॉडल है, बाकी जगह बहुत तो विरोध करते हैं। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है कि हम डिजिटल एसेट अलाउ करें, क्रिप्टो करेंसी अलाउ नहीं करें, यही बात है। उस पर अंतिम निर्णय होना है। अब ये जो टैक्सेशन है वो क्या है, जब डिजिटल एसेट की अनुमति हो जाएगी तो ये दुनिया डिजिटल की है, तो आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं श्रद्धा मना, तो आप जानती हैं कि वो तुरंत में उसका एसेट क्रिएशन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि साहब आपने इस पर कोई टैक्सेशन का रिजिम नहीं रखा है। तो आज बजट में इस बात का प्रावधान है कि इट विल बी सब्जेक्ट टू 30% टैक्सेशन वंस द डिजिटल एसेट इन वॉट एवर फॉर्म इज गिवन लीगल वैलिडिटी। इसका यह मतलब हुआ। डिजिटल रुपया क्या आएगा सर? आपको एक वक्त पर डिजिटल भैया के तौर पर जाना जाता है, डिजिटल रुपया क्या ला रहे हैं और ये ऑनलाइन जो हम पेमेंट्स करते हैं उससे कैसे अलग होगा? क्या ये सरकारी क्रिप्टो टाइप की चीज आ रही है? क्या क्या है ये डिजिटल रुपया? सरकार क्या ला रही है? ये सरकारी क्रिप्टो होगा क्या? पहली बात आपको थोड़ा बता दूं कि भारत का डिजिटल स्वरूप डिजिटल इंडिया से कैसे बदला है। हमने 400 स्कीम भारत सरकार और प्रदेश सरकारों की गरीबों के लगभग 42 करोड़ अकाउंट में 17 लाख करोड़ रुपए भेजे। गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा पेमेंट, बचाया कितना? 1,70,000 करोड़। यही तो है डिजिटल इंडिया। अभी जो देश में इतने लोगों को कोरोना का टीका लगा है, आपको भी लगा होगा, आपके मोबाइल पर उसका संदेश आया है कि नहीं आया है कि आपको टीका लगवाना है, सेकंड टीका लगवाना है। उसका सेंटर ये है जो आपने अपने को रजिस्टर कराया। तो ये भारत में 150 करोड़ लोगों को, भारत के लगभग 118 करोड़ मोबाइल में, जिसमें 75 करोड़ स्मार्टफोन है, लोगों को खबर जाती कि नहीं जाती है। अभी जो कोरोना आया तो इसी मोबाइल और डिजिटल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हुई या नहीं हुई। भारत का फिनटेक आंदोलन दुनिया का बिगेस्ट आंदोलन बन चुका है, जो यूपीआई के माध्यम से काम चल रहा है। तो आज गांव में जाता हूं, अंजना जी आप भी तो गांव घूमती हैं अपने टीवी कार्यक्रम में, तो मुझे सबसे खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं कि रवि भैया हम भी आजकल गूगलिंग करते हैं, हम भी आजकल सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। मेरी आंखें बिल्कुल आश्चर्य से फटी रहती हैं। तो भारत के इस डिजिटल परिवर्तन को समझने की जरूरत है। अब कहने का मतलब क्या है कि जो डिजिटल करेंसी आएगी तो भारत में तो डिजिटल पेमेंट, डिजिटल डिलीवरी, डिजिटल मेडिकल हेल्थ केयर, डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये तो चल ही रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डिजिटल करेंसी कोई अधिकृत करेंसी नहीं थी। इसीलिए आरबीआई उसको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ घोषित करेगी और लोग उसको लेकर उसका उपयोग करेंगे। आज तो डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा हुई है अंजना जी, और अच्छा होगा कि उस डिजिटल यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडिया को भी पढ़ाया जाए और एक आध क्लास आप भी लीजिए, ये मेरी भी शुभकामना है, ताकि देश बच्चे डिजिटल मीडिया में और अधिक पारंगत हों। तो ये डिजिटल संभावनाएं जो खुल रही हैं देश में, उसको भी इस बजट ने बहुत विस्तार से रखा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पहले से ही आज तक की सर्वश्रेष्ठता आप जानते हैं, हम लोग उस पर पूरी मेहनत करते हैं और वक्त आने से पहले हम लोगों ने इसे भाप लिया था, तो हम बड़ी तेजी से उस माध्यम पर भी चल रहे हैं। लेकिन आपके सुझाव मानते हुए सर 2-3 सवाल हैं। देखिए, अशोक गहलोत कहते हैं कि महंगाई भगाने वाला नहीं, महंगाई लाने वाला बजट है। आप कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। खुद वित्त मंत्री जी ने कहा कि आने वाले 20 साल 25 साल। सर, बजट तो एनुअल फंक्शन है ना, आप एनुअली प्लान करते हैं, कुछ नए तरकीब से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बजट एलोकेशन में फिर वो मास्टर स्ट्रोक नहीं दिखता है क्या? कहां पर, क्योंकि पिछली बार एमएसएमई सेक्टर में एक पुश दिखा था सरकार की तरफ से, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लॉन्ग टर्म। ये तो एनुअल चीज है ना, एनुअली आपने इस बार क्या किया जिससे बजट को वो पुश मिलेगा? बस 2-3 चीज बताता हूं। इसी बजट में एमएसएमई के लिए इसी बजट में माइक्रो क्रेडिट के लिए 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था है कि नहीं? इसी बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन भारत में बनकर 3 साल में वो बनेंगी, इसकी व्यवस्था है कि नहीं? इसी में ड्रोन इकोनॉमी की व्यवस्था है कि नहीं? ये सब तो इसी का अनाउंसमेंट है ना। इसी बजट में इस बात की घोषणा है कि नहीं कि हम 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और बनाएंगे, जिसके लिए 5,000 करोड़ की व्यवस्था है। डिजिटल बातें तो हमने काफी कर ली, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। इसी बजट में इस बात की व्यवस्था है कि नहीं कि आप भारत ये खाने के तेल में सेल्फ सफिशिएंट बने, इसके लिए इंसेंटिव हुआ है कि नहीं? इसी बजट में इस बात का प्रावधान है किसानों को लगभग बड़ी संख्या में लाखों करोड़ में देंगे हम एमएसपी। इसके अलावा केमिकल से फर्टिलाइजर को अलग करेंगे ताकि केमिकल लेस फर्टिलाइजर को हम प्रमोट कर सकें। ये तो इसी में है ना। अब गहलोत साहब क्या बोलते हैं, अब उनको हम क्या बताएं? महंगाई पर आपने देखा कि सर एमएसपी वाला जो है, जो आंकड़ा है, एक तो वो धान और गेहूं के लिए है। दूसरी तरफ जो एलोकेशन की बात की गई है, उसको पिछली बार से उसमें कुछ कमी ही दिख रही है। एमएसपी का डायरेक्ट पेमेंट, अब ये कैसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसमें तो जो आंकड़ा है, मैं आपको आंकड़ा जल्दी से बता दे रही हूँ सर, मुझे बस 1 सेकंड दीजिए, मैं गलत 2.37 लाख करोड़, जबकि पिछली बार ये 2.48 लाख करोड़ था। एमएसपी पेमेंट का जो ये एलोकेशन है, वो उपलब्धि कैसे हो सकती है सर? वो भी धान गेहूं के लिए सीमित किया गया है। देखिए, फिर आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। 2 साल में किसानों के लिए दर्जनों इंसेंटिव घोषित किए गए हैं कि नहीं घोषित किए गए? आप मुझे बताइए। अभी कहती इस बजट में बताइए, जब स्वयं वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट को पिछले साल के कंटिन्यूएशन में देखिए। और याद करिए, कोविड के समय दर्जनों इंसेंटिव लगातार 4-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए गए। तो जो आप लोगों ने लाइव दिखाया था, तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे क्या? आप मुझे बताइए। इसी कोविड में 80 करोड़ लोगों को हम हजारों करोड़ का खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे 2 साल से? इसी कोविड में देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं कि नहीं भेजे गए हैं? हर साल 6,000 रुपया। ये सब कोविड में ही हुआ है, आज भी चल रहा है। तो कृपया कर करके इसको, इस साल आपने क्या किया? इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ 3% प्लस है, और हम देश के किसानों का अभिनंदन करना चाहेंगे। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहूंगा, जब एक बड़े स्वरूप की बात की जाती है, तो या तो है आप पिन प्रिप करके मीन मेक निकालिए, या टोटल फिस्कल मैनेजमेंट की बात करिए। तो फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर स्टार्टअप मूवमेंट इतना आगे बढ़ा है, तो इसी बजट में किसानों के लिए स्टार्टअप मूवमेंट को इन्वॉल्व करने की बात है या नहीं? मुझे बता दीजिए आप। अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप मूवमेंट से हम देश के पूरे उत्पादकता को आगे बढ़ाएंगे, किसानों को आगे ले जाएंगे, तो उसे आप सफल कहेंगे या गलत कहेंगे? तो मैं कहता हूं उसको पूर्णता में देखना चाहिए। और जो लोग बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, बिग पिक्चर क्या है, तो बिग पिक्चर तो इकोनॉमिक सर्वे में आ ही गया कि तमाम कोरोना के बावजूद भारत वन ऑफ द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई है। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि उसका 2 अंश उन 2 विभागों में सबसे मैक्सिमम आया, जिसको मुझे हैंडल करने का अवसर मिला था, टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी। तो आज भारत में हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसके लिए और रोड मैप बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखना चाहिए। और देखिए, अब गहलोत साहब क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं,
तो मैं आपसे एक बात पूछूं अंजना जी, क्या वो कभी हमारी तारीफ करेंगे क्या? ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं। लेकिन विपक्ष और उसकी आलोचना से बहुत कुछ बेहतरी की गुंजाइश बनती है। मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो पता नहीं क्यों मैं समझा नहीं पा रही हूँ या इसके जवाब देने से तब अभी तक जितने भी नेता मंत्री जो है वो नहीं दे रहे। मेरा सवाल एक बार सुनिए तो। अच्छा बोलिए सर। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, विपक्ष की पूरी बात हम सुनने को तैयार हैं। अगर वो इसके पूरे कंटेंट पर बहस करे ना, ये गलत है, ये होना चाहिए था, तो हम जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक। तो एक साहब आए कि ये जनता की उम्मीदों को लेकर मेरा अगला सवाल सर आपसे एक नेता ने जो ट्वीट किया, आपको मालूम है? हाँ। जी हाँ, बताएं बोले, आप बोले अपनी बात बताएं। मेरा सवाल है सर कि देखिए आज वित्त मंत्री ने भी कहा कि हम जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। 1.40 लाख करोड़ जो जीएसटी का कलेक्शन जनवरी के महीने में हुआ और लगातार कंसिस्टेंटली कुछ महीनों से रिकॉर्ड टूट रहा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। अब जनता ये सोच रही थी कि इतना बम कलेक्शन हो रहा है, माचिस की डिब्बी से लेकर लग्जरी कार पर देश की जनता टैक्स देती है ना सर, जीएसटी देते हैं ना हम लोग हर चीज पर। अब सवाल ये है कि क्या उससे बेनिफिट कहीं पर टैक्स में अगर जनता उम्मीद करे तो उस उम्मीद को आप सिरे से खारिज कर देंगे? इतने सालों से सर इनकम टैक्स स्लैब जो एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं गया है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार चूंकि इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है बम्पर, आप जीएसटी खुद ही कह रहे हैं कि वो रिजीम पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, तो आप कुछ तो फायदा देते सर कहीं पर। इसका जवाब मुझे बहुत, आपका अच्छा सवाल है, मुझे बस आधा मिनट दीजिए। ये जीएसटी बम्पर कलेक्शन जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन के समय आया है, कोरोना के समय आया है। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, मैनेजमेंट ठीक है, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में लोगों को ट्रस्ट है। ये तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा। अब ये बताइए कि हम लोगों ने अपने सत्ता में आने के बाद से ही लोगों को इंसेंटिव दिया कि नहीं दिया? आप मुझे बता दीजिए। चाहे एल्डर सिटीजन्स हों, चाहे बाकी हों, या बाकी जो 5 लाख हम लोगों ने किया नॉन टैक्सेबल, बाकी कई, अब मैं उसको अभी गिनाने का समय नहीं है, आप कहिएगा तो मैं 10 गिना दूंगा। तो पिछले 5, 6, 7 सालों में हम लोगों ने टैक्स में लोगों को इंसेंटिव दिया है। आज के भी बजट में 2 इंसेंटिव सीधा है कि नहीं। एक तो हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए जो इनके माता पिता को एन्युटी की बात है वो दिया है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई इनकम छूट गया तो आपको पेनल्टी नहीं सफर करना है, आप 2 साल तक फ्रेश रिटर्न दे सकते हैं टैक्स दे करके, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर हमने देश के जनता का जीवन सुलभ किया कि नहीं किया, मिडिल क्लास का किया कि नहीं किया, देश में डेटा का कॉस्ट सबसे कम, दुनिया में सबसे कम है कि नहीं। जैसे मैंने बताया 135 करोड़ के भारत में 120 करोड़ फोन है, 118 करोड़ मोबाइल फोन है और 75 करोड़ स्मार्टफोन है। आजकल तो सब कहते हैं मैसेज नहीं वीडियो भेज दो, आजकल तो वीडियो चैटिंग होती है ना, सबसे सस्ता है कि नहीं मुझे ये बताइए। आज तो मैंने गूगल और बगल की बात बताई, वो तो आपके सामने है। आज इतनी बड़ी संख्या में हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आज मकान का लोन का ईएमआई सस्ता है कि नहीं, आज गाड़ियों पर लोन इजीली अवेलेबल होता है। हम लोग तो घंटों अब बहस कर सकते हैं, लेकिन उसमें गजब की बात है। देखिए मोबाइल सस्ता हो रहा है, 5G ऑक्शन की भी बात आज की गई है, और हाथ में डेटा हो तो फिर बेरोजगार होने का जो एहसास है वो भुला देता है आदमी, और बड़ा ही मगर इधर से उधर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पे इधर से उधर कूदता रहता है। तो रोजगार का क्या साधन होगा? आप एक आम आदमी को छूने वाली जो तमाम बातें हैं उस पर सर जल्दी से 2 लाइन में अब जवाब, क्योंकि वक्त पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जी रवि जी। बस अगर आपने चूंकि डिजिटल की बात की तो पहले विस्तार से मैंने कहा था कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार के अवसर बनाता है। और फिर मैं आपसे, आज फिनटेक मूवमेंट में कितने लोग लगे हुए हैं, आज गिग इकोनॉमी में कितने लोग लगे हुए हैं, आज ई कॉमर्स में कितने लोग लगे हुए हैं, मुझे बताइए आप, कितने लोग को अवसर मिल रहे हैं। ई कॉमर्स से देश भर में जो लाखों लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचने का अवसर मिल रहा है। आज जो होम डिलीवरी मूवमेंट रेस्टोरेंट से लेके बाकी चल रहा है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। ये कभी भी काउंट नहीं होता है डेटा में, ये सच्चाई है। मैं कभी नहीं कहूंगा
कि बेरोजगारी पर हमने बहुत कुछ किया और करने की जरूरत है, लेकिन जो अच्छा किया है उसको नोट भी करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में हमेशा क्या हम आलोचना ही करेंगे, कभी आशा से भी देखेंगे। ये बजट भविष्य के लिए आशा दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ आज तक पर जुड़ते हुए, बजट पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए।